जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24 और इसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का उसके जीवन के प्रति यानी कि उसका शोषण नहीं किया जाएगा। शोषण का मतलब है कि उसके विरोध में कोई भी काम नहीं किया जाएगा जो उसको पसंद ना हो या जो उसके प्राणों के लिए गलत हो। हम यहाँ पर आर्टिकल नंबर 23 पहले समझेंगे, उसके बाद हम 24 पे जाएंगे। आर्टिकल 23 के अंदर 3 पॉइंट दिए हैं जो बच्चों और महिलाओं से संबंधित है। समझाता हूं कैसे। आर्टिकल नंबर 23 का पहला पॉइंट कह रहा है कि मानव दुर्व्यवहार और तस्करी। मानव दुर्व्यवहार और तस्करी का क्या मतलब है अभी समझाता हूं। फिर उसके बाद है दूसरा पॉइंट बेगारी और बधुआ, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है बलात् श्रम। यानी आर्टिकल नंबर 23 में 3 हमें पॉइंट दिए गए हैं। यहां से क्या क्या सवाल बनेंगे और क्या क्या सवाल यहां से पूछे जाते हैं वो बस सब आपको सिखाने वाला हूं। तो चलते हैं अपने आर्टिकल नंबर 23 के पहले पॉइंट पर। उसमें कहा मानव दुर्व्यवहार और तस्करी। मानव दुर्व्यवहार का मतलब है कि उनके उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, एक तो अच्छा व्यवहार होता है और एक होता है गलत व्यवहार। यानी कि गलत व्यवहार करने पर रोक लगाएगी सरकार, और दूसरा है तस्करी पर भी रोक लगा जाएगी। और तस्करी किसकी होती है आप अच्छे जानते हैं, महिला और बच्चों की होती है। महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए यहां पर सरकार ने रोक लगाई और आर्टिकल नंबर 23 के अनुसार ये काम किया। अब ऐसा क्यों किया सरकार ने? इसलिए किया कि जब छोटे बच्चे होते हैं, अब वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो उनको एक ऐसे माहौल में पाला जाता है कि वो बड़े होकर हमेशा गलत काम ही करते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कि सड़कों पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो लड़की हो या फिर लड़का हो, जब वो छोटी उम्र में होते हैं, लड़की या लड़का, तो उनसे भीख मंगवाई जाती है। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति ने ये तस्करी का काम किया होगा या उस बच्चे से भीख मंगवाई होगी, उसको कितना फायदा होगा। वो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। मान लो एक बच्चे ने अगर 10 रुपए एक व्यक्ति से लिए और अगर 100 रुपए मतलब 100 व्यक्तियों ने अगर ये दिए तो 1000 रुपए और एक महीने कितने हुए? 30,000, यानी सरकार की सैलरी के बराबर हो गए, मतलब छोटी मोटी नौकरी के बराबर हो गए। तो इस तरीके से वो अपने फायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और उनको ऐसी स्थिति में पालते हैं ताकि उनका पूरा माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर ही ये है। आपने देखा होगा किसी बच्चे को भीख मांगते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती है। किसी भी बच्चे को आपने देखा होगा वो किस तरीके से रह रहे हैं, उन्होंने कुछ पहना है नहीं पहना है, नंगे पैर हैं या बाल काड़े हैं, बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। क्यों? उन्हें शर्म भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको ऐसे माहौल में पाला जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि यही हमारा कल्चर है। और जिस इंसान को जैसी स्थिति में पाला जाता है वो ये समझता है कि अब मेरा ये कल्चर यही है और मुझे यही करना है। जब तक लड़कियां छोटी होती हैं उनके साथ भी यही काम कराया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। लेकिन जब वो लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं, है ना, जब वो बड़ी होती है तो फिर उनके साथ गलत काम कराते हैं। कितना कितना गलत काम है आप सोचो। जब वो गलत काम कराते हैं तो उन लड़कियों को भी ये एहसास नहीं होता कि वो काम सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं, उनकी जिंदगी के लिए ये गलत है या सही है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमारा यही कल्चर है, हमारा धंधा, हमारा कारोबार ही ये है। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से जैसे आप समझो, जैसे आप साउथ में जाओगे भारत के, तो वहां पर लुंगी पहनने का माहौल है, यानी उनका कल्चर है, उनकी परंपरा है लुंगी पहनने का। तो अगर यही लुंगी, यानी कि आप देखोगे जब वो दूल्हा बनते हैं तब भी वो उस लुंगी को ही पहनते हैं। लेकिन अगर यही लुंगी आप दिल्ली में पहनवाओ, दिल्ली में, तो क्या पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि वहां का कल्चर ही नहीं है। तो आदमी को अपने कल्चर को फॉलो करने में ना कोई शर्म होती है और ना ही उसको बुरा लगता है, और बल्कि उसे अच्छा लगता है। तो सरकार इस बात को जानती है, हम भी जानते हैं कि जिन बच्चों को बेचा जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार ही होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने आर्टिकल नंबर 23 के पहले पॉइंट में कहा था कि दुर्व्यवहार यानी मानव दुर्व्यवहार और तस्करी पर रोक लगाएगी, है ना। बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं, अस्पताल से चुरा कर ले जाते हैं, या कहीं बच्चा खो जाता है तो उसको चुरा कर ले जाते हैं, मेलों में से चुर जाते हैं बच्चे। समझ रहे हो? तो हमेशा उनके साथ गलत ही होता है, अच्छा नहीं होता। तो इस चीज को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 23 में सरकार ने क्या किया? महिला और बच्चों पर की तस्करी पर रोक लगा दी ताकि उनका जीवन सुधर सके। वरना इतने भीख मांगने वाले बच्चे कहां से आए बताओ? कहीं कहीं है इतने बच्चे? नहीं है। एक दो होने चाहिए थे, लेकिन आप देखो हर दूसरा तीसरा आदमी भीख मांग रहा है आजकल, यानी छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। कहीं चौराहे पर आप खड़े हो जाओ तो 3 4 10 5 निकल के आते तुरंत, लड़कियां भी लड़के भी। तो क्या है ये तस्करी हो रही है अभी भी। यानी आर्टिकल में रखने के बाद भी अभी भी तस्करी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऐसा लगता है। कहीं पर रुक जाओ आप 10 मिनट के लिए, गाड़ी लेके, या आप कहीं पर जा रहे हो वहां पर रुक जाओ, फिर देखो कैसे लाइन लग जाती है।
बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। और यही बच्चे 5 साल 10 साल के बाद बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर और बच्चे आ जाते हैं। कहां से आते हैं भाई? वो तस्करी होती है उनकी सबकी। तो इसको रोक लगाने के लिए क्या किया गया? आर्टिकल नंबर 23 लाया गया और उसमें एक पॉइंट जोड़ा गया। फिर उसके बाद था बेगारी या बधुआ। पहले आप बेगारी को समझिए। बेगारी का मतलब क्या होता है? बेगारी का मतलब है कि बिना पैसे के काम कराना। अगर आप किसी व्यक्ति से काम करा लेते हो और काम कराने के बाद उसे बाद में पैसा नहीं देते हो, समझ रहे हो, तो ये इसके विरोध भी कानून लाया गया। जैसे कि आपने देखा होगा किसी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, पहले उनसे काम करा लिया जाता है और उन्हें कभी झांसे में भी रखा जाता है कि आपको बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो फलाना ढिमका मिलेगा। लेकिन जब सैलरी की बारी आती है महीने में या 6 महीने में या बोनस की बारी आती है, तो फिर कंपनी पलट जाती है अपने बातों से। या तो पलट जाएगी या फिर उनको मजदूरी नहीं देगी, जो उनकी सैलरी है वो नहीं देगी। समझ रहे हो? तो ऐसी स्थिति में भी आपने बहुत सारे मजदूरों को आंदोलन करते हुए देखा होगा किसी कंपनी या फैक्ट्री के विरोध में। तो सरकार कहती है कि अगर आपने काम कराया है तो उसको पैसे दो, बेगारी में आप काम नहीं करा सकते। समझ रहे हो बात को? तो बेगारी का मतलब है बिना पैसे के काम कराना। दूसरा आता है बधुआ। बधुआ मजदूर का नाम आपने सुना होगा। ये बधुआ मजदूर क्या होता है? ऐसा होता है कि जैसे हम किसी व्यक्ति से पैसे ले लें। पहले जमाने में क्या होता था कि जो किसान लोग होते थे वो राजा महाराजाओं से पैसे ले लेते थे। पैसे लेके वो सारा पैसा अपनी जो खेतीबाड़ी होती थी उसमें इन्वेस्ट कर देते थे, क्योंकि उनके पास इतना धन तो होता नहीं था। अब सारा पैसा लेके उधार उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया खेती पर, लेकिन उनकी खेती किसी कारणवश या आंधी तूफान बारिश, ज्यादा बारिश होने की वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है। तो फसल के लिए पहले ही उन्होंने कर्जा लिया था, अब उस कर्जे को कैसे चुकाएं? वो चुका सकते थे सिर्फ फसल से। अब फसल भी हो गई बर्बाद, खराब हो गई, तो अब कहां से चुकाएं? तो वो जो जिससे पैसे लिए थे उस राजा महाराजा से या उस मालिक से, तो वो उसको टॉर्चर करता था कि आप हमारे पैसे दो वरना हमारा काम करो बिल्कुल फ्री में। फ्री में मतलब हमारा या पैसा जब आप हमारे यहाँ काम करोगे तो आपको उस काम का पैसा नहीं मिलेगा और आप हमारा पैसा भी चुकाओ। तो भाई व्यक्ति काम कर रहा है या तो उसको पैसे दो, अगर पैसे नहीं दे रहे उस काम के तो उसका कर्जा माफ करो। लेकिन ना तो वो पैसे देते थे और ना ही उनका कर्जा माफ करते थे। वो हमेशा उस कर्जे के नीचे दबे रहते थे और इसी चीज को कहा जाता था बधुआ मजदूर। यानी वो एक मजदूर बनकर रह गया, सिर्फ रोटी खाने के अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकता था। तो ऐसे लोगों को कहा जाता था बधुआ मजदूर। तो इस पर भी रोक लगाई। आज के जमाने में लोग ऐसा नहीं कर, अगर आपने किसी से उधार ले लिया तो आप अलग काम कर सकते हो उसका कर्जा चुकाने के लिए। वो ये नहीं कह सकता कि आप हमारे यहाँ काम भी करो और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और हमारा कर्जा भी चुकाओ। ऐसा अब नहीं होता है, समझ रहे हो? आप अलग काम कर सकते हो ताकि आप दूसरे व्यक्ति का, जिससे आपने कर्जा लिया है, उसका कर्जा चुका सको। तो ये आर्टिकल नंबर 23 में था, इस पर भी रोक लगा दी। अब ऐसा नहीं होगा। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 23 का तीसरा पॉइंट। इसमें है बलात् श्रम। बलात् श्रम का क्या मतलब है? बलात् श्रम का मतलब है कि इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से काम कराना। अब वो महिला हो सकती है, बच्चा हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कि आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी महिला से या किसी भी बच्चे से आप उसकी इच्छा के विरोध में काम नहीं करा सकते। इच्छा के विरोध आपको सीधा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अपने ही घर में किसी लड़की को बर्तन मांजना अच्छा नहीं लगता, तो उसके घर के लोग, हालांकि समझा रहा हूं ऐसा करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये बिल्कुल है भी, कि उस लड़की को अगर बर्तन मांजना पसंद नहीं है और उसकी मम्मी या उसके पापा या कोई भी उससे जबरदस्ती वो काम कराते हैं जो उसके इच्छा के विरोध में है, तो वो नहीं करा सकते। अगर उन्हें ऐसा कराया तो वो FIR करके आ सकती है कि मैं इसको करना नहीं चाहती और ये लोग मुझसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं। तो इच्छा के विरोध काम कराना वो किसी से भी हो सकता है। लड़कों से हो सकता है कि लड़कों को काम करना पसंद नहीं है या किसी को पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे मान लो किसी लड़के को या किसी लड़की को पढ़ना बहुत पसंद है, वो पढ़ लिख के कोई जॉब करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग उसे रोकते हैं कि आप नहीं पढ़ोगे, तुम काम करो, काम करके हमारे घर पैसे लेके आओ, हमें पैसे दो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते। और उन्होंने ऐसा किया तो अपने पेरेंट्स के जो भी इसके विरोध में है, हालांकि मैं नाम नहीं ले रहा कि बच्चे मतलब पेरेंट्स हो या कोई और हो, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उसको पढ़ने से रोक रहा है और उसको किसी और काम पर लगा रहा है, तो वो FIR कर सकता है इस चीज के लिए। समझ करना नहीं, हालांकि जो फैमिली का सपोर्ट करना हम लोग का काम होता है। देखो, हर लड़की का, हर लड़के का ये धर्म है और उसकी ड्यूटी भी है कि अपने परिवार को सपोर्ट करे, चाहे वो फोर्सफुली करे या ऐसे ही सादगी में करे, कैसे भी करे। समझ लो, ये सिर्फ समझाने के लिए है। हालांकि बाहर के लोग ऐसा कराते हैं, घर के लोग ऐसा नहीं कराते। घर का काम तो आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए। समझ रहे? तो इच्छा के विरुद्ध काम कराना ये क्या है? एक बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। और बलात् श्रम कहां पर रखा गया है? आर्टिकल नंबर 23 में रखा गया है। ठीक है भाई, 3 पॉइंट कंप्लीट हुए।
अब यहां पर चौथा पॉइंट क्या है, यहां पर मैं लिखा है बट, राष्ट्रहित और आपातकाल। अब इसको समझाता हूं क्या है ये आर्टिकल नंबर। ये कहा गया कि आप नॉर्मल स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति से काम नहीं करा सकता इन तीनों पॉइंट पर, लेकिन अगर राष्ट्र हित में या आपातकाल की स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाती है भारत देश के अंदर कि मान लो जैसे राष्ट्र हित में काम कराना है, इसका मतलब क्या है, जैसे भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। अब युद्ध जब हो रहा है तो वहां पर सैनिकों की जरूरत पड़ी। अब सैनिकों की जरूरत पड़ी और हर पेरेंट्स को, हर परिवार वाले को ये पता है कि जब युद्ध होगा तो जो फौज में जाएगा वो ज्यादातर शहीद हो जाएगा, है ना। तो माँ बाप अगर रोकेंगे कि हम अपने बच्चे को फोर्स में नहीं भेज रहे या हम नहीं देना चाहते फोर्स में, ऐसा हुआ भी था जब युद्ध हो रहा था उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो 1939 में। तो उस समय गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि लोगों से कहा था कि आप जो है सेना में अपने लड़कों को भर्ती करो। तो उस समय लोगों ने कहा था, गांधी जी को कहा था कि सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, समझ रहे बात को, गांधी जी को कहा था लोगों ने। तो उस समय जब राष्ट्र हित को, राष्ट्र के लिए सेना की जरूरत पड़ जाए तो घर घर से लोगों को जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो सरकार जबरदस्ती ले जाएगी, और जबरदस्ती जब लेके जाएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें जबरदस्ती क्यों लेके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही आर्टिकल नंबर 23 के सेकंड में जोड़ दिया है कि अगर राष्ट्र हित को कभी जरूरत पड़ी जबरदस्ती काम कराने की तो आप कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति का मतलब क्या है, जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना में क्या हुआ था कि सब लोगों को अंदर घरों में बंद कर दिया था। सिर्फ जो फोर्स थी या पुलिस वाले थे उन्होंने बाहर रहकर हम लोग की रक्षा की। बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया, डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, पेशेंट को बचाया, जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन अगर सरकार ये कहती थी, अगर ये कहती कि हर घर से एक एक व्यक्ति निकलो या कोई लड़का या कोई लड़की निकलो और अपने अपने गांव में, शहरों में लोगों की जाके मदद करो, उन्हें खाना दो। हालांकि जो बीमारी आई थी वो छुआछूत की बीमारी थी, समझ रहे हो, यानी छूने से उसको बीमार हो रहे थे, संपर्क में आने पर बीमार हुए थे। लेकिन अगर सरकार ये काम कहती कि अपने घर से निकलो एक एक व्यक्ति और आप लोगों की मदद करो, तो अगर आप मना करते या आपके घर के लोग आपको रोकते तो ये गलत था। जबरदस्ती सरकार आपसे करा सकती थी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा मौलिक अधिकार है, हमसे नहीं छीन सकते, हम जबरदस्ती क्यों जाए, है ना। बलाश्रम का अधिकार है हम लोग को, है ना, बलाश्रम पर सरकार रोक लगा सकती है आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत। तो उन्होंने कहा कि आप इसको मत देखिए, बल्कि आप आर्टिकल नंबर 23 का सेकंड देखिए, वहां पर क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्र हित में कभी जरूरत पड़ी तो आपको करना पड़ेगा, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। आपातकाल की स्थिति अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भी आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 23 का सेकंड, ये आपको समझ में आया। सवाल यहां से कैसे कैसे बनेंगे वो समझाता हूं। वो क्या है, सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में महिला और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाई गई है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 23 हो जाएगा। या ये पूछा जाएगा कि मानव दुर्व्यवहार कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 23 हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा बेगारी या दुधवा, सॉरी दुधवा नहीं है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में याद आ गया, जो लखीमपुर खीरी में है उत्तर प्रदेश के, दुधवा नहीं है बल्कि बधुआ है। तो बधुआ अगर ये पूछा जाएगा बधुआ या बेगारी किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 23 हो जाएगा, ठीक है भाई। या फिर ये नहीं पूछेगा तो फिर ये पूछ सकता है कि बिना पैसों के काम कराने के विरोध में कौन से आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 23 हो जाएगा। या बलात्श्रम कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 23 हो जाएगा। सवाल ये भी बन सकता है कि राष्ट्र के हित में या आपातकाल की स्थिति में अगर सरकार आपसे काम कराए तो किस आर्टिकल के तहत करा सकती है, तो आर्टिकल नंबर 23 का सेकंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट मारो, इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है भैया, आगे आ जाते हैं। देखो सवाल हमारा 23 कंप्लीट हो गया, आर्टिकल नंबर 23, 24 पे आ जाते हैं। तो 24 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। आर्टिकल नंबर 24 हमसे जो कह रहा है वो आर्टिकल नंबर 23 का ही भैया है। भैया का मतलब क्या है हम समझते हैं अभी। ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 24 में कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको किसी भी संकट परिस्थिति में काम नहीं कराया जाएगा। संकट परिस्थिति का क्या मतलब है, जैसे किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, जैसे किसी माइन या खदान में काम नहीं करा सकते, जैसे डेंजर या खतरनाक जगह पर काम नहीं करा सकते। समझाता हूं कैसे। जैसे यहाँ पर फैक्ट्री या कारखाना है तो आपने देखा होगा कारखाने जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों कारखाने होते हैं, जैसे बेल्ट बनाने के कारखाने होते हैं और बर्तन ढलाई के कारखाने होते हैं जहां पर बहुत सारी गर्द वगैरह उड़ती है काली काली, है ना। वो सांसों में जाकर नुकसान ही करेगी, वो मतलब
बीमार करेगी लोगों को। या फिर कह सकते हो आप, जैसे कालीन बनाने के कारखाने होते हैं, समझ रहे हो, या लिहाफ जो बनाए जाते हैं, या ब्लैंकेट जो बनाए जाते हैं, ये सब कैसे कारखाने हैं? ये खतरनाक कारखाने हैं जो मतलब सांस लेने में कहीं ना कहीं आपको सांस की बीमारी कर सकते हैं या आपको कोई और बीमारी दे सकते हैं। तो ऐसे कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने में रोक लगाई जाएगी। देखो, जो बड़े होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जवान होते हैं, ना तो वो 40-50 से ऊपर के हों, मतलब 50 से ऊपर के हों, और ना वो 14 से नीचे के हों। क्यों? क्योंकि इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है, तुलना में किसकी? जवान लोगों की, जो 30-40 के आसपास होते हैं या 20 के आसपास होते हैं, है ना। उनसे 40 से ऊपर भी खतरा ही है ना। तो इन्होंने कहा जो फैक्ट्री है, ऐसी फैक्ट्री जहां पर कालीन बनाई जाती है, ब्लैंकेट बनाए जाते हैं, या कह सकते हो जहां पर बर्तनों की ढलाई होती है, इस तरह, जैसे पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है, तो वहां पर पीतल के मूर्ति, मतलब मूर्ति वगैरह बनाई जाती हैं, या बर्तन बनाए जाते हैं पीतल के, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनकी गर्द उड़ती है। तो वो गर्द उन बच्चों को नुकसान देगी, वो झेल नहीं पाएंगे, बीमार पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो स्वास्थ्य का अधिकार भी कहीं ना कहीं है। आर्टिकल नंबर 23 में मैंने आपको, सॉरी 21 में मैंने आपको पढ़ाया था, प्राणायाम दैहिक सुंदरता के अंतर्गत। तो वहां पर क्या था कि ऐसे कारखानों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा जो 14 साल से कम उम्र के हैं। अब ये एक बार सवाल बना था कि जो कारखाने हैं उनमें सबसे ज्यादा बच्चों को लगाया जाता है, हालांकि विरोध में है, लेकिन फिर भी बच्चों से काम कराया जाता है ना। तो कौन सा उद्योग है वो? तो सबसे ज्यादा बच्चे जो काम करते हुए आपको मिलेंगे वो कालीन उद्योग में मिलेंगे। ये सवाल एक बार बना था, समझ रहे हो बात को, शायद यूपीएससी में बना था, प्री में बना था ये, समझ रहे हो। उसके बाद आता है हमारा माइन या खदान। माइन और खदान जो होते हैं, जैसे कोयले की खदान होती है, ये जहां पर सोना वगैरह खोदते हैं, तो ऐसी जगह भी बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। एक बार सवाल ये बच जाता है यहाँ पर, जो कोयले की खदान होती है उनमें अक्सर विस्फोट हो जाते हैं। वो जो विस्फोट होता है वो किस गैस की वजह से होता है? तो वो गैस हो जाती है मीथेन। कौन सी गैस हो जाती है भाई? वो गैस हो जाती है मीथेन। मीथेन गैस में, है ना, मीथेन गैस की वजह से वहां पर क्या हो जाता है भाई? मीथेन गैस की वजह से वहां पर विस्फोट हो जाता है। एक तो सवाल ये बन जाएगा। तीसरा यहां पर आता है डेंजर या खतरनाक कारखाने। खतरनाक कारखाने का क्या मतलब है? देखो, कारखाने दो तरीके के होते हैं। कारखाने एक तो वो होता है जहां पर नॉर्मल काम होते हैं, जैसे कपड़े का काम होता है, या स्टील का, या कह सकते हो पीतल का काम होता है ना। इस तरह के कारखाने होते हैं। एक कारखाने वो होते हैं जहां पर पटाखे बनाए जाते हैं। पटाखे जो होते हैं वो, है ना, पटाखे आतिशबाजी वाले पटाखे होते हैं, या फिर और खतरनाक काम वहां पर होते हैं। तो एक कारखाना वो होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने डेंजर, यानी खतरनाक जो कारखाने होते हैं या खतरनाक जो काम होते हैं, ऐसी जगह बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। जैसे आतिशबाजी का सामान कहीं पर किसी फैक्ट्री में बनता है, तो ऐसी फैक्ट्री में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जा सकता। खतरनाक काम, जैसे कोई पुल वगैरह बनाया जाता है, पुल, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे को वहां पर नहीं लगा सकते पुल बनाते वक्त या खंबे खड़े करते वक्त। तो ऐसी खतरनाक काम भी बच्चों से नहीं कराए जा सकते। तो यहां पर भी 3 पॉइंट है। कौन कौन से हैं? तो सवाल ये बनेगा, सवाल क्या बनेगा वो आपको मैं बता देता हूं। सवाल यहां से बनेगा कि कारखाना या फैक्ट्री में, यानी कि अगर बच्चा ये चाहता है कि मैं अपने इच्छा से यहां पर काम करूंगा, तब भी वो बच्चा वहां पर काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को? अपनी इच्छा से भी नहीं कर सकता, इच्छा के विरुद्ध तो कर ही नहीं सकता, लेकिन इच्छा से भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 14 साल से कम है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यानी कि कारखाने में काम नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? 14 साल से कम उम्र का बच्चा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 24 यानी कि 24 कह रहा है। फिर खदान या माइन, कोयले की खदान हो सकती है, या किसी सुरंग में भी बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता, ना ही वो बच्चा अपनी मर्जी से कर सकता है। और ये बात कौन कह रहा है? आर्टिकल नंबर 24 कह रहा है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद आता है खतरनाक काम या आतिशबाजी फैक्ट्री जो होती है उनमें नहीं कर सकता। किसी पुल बनाने में, खंबे खड़े करने में, ऐसे खतरनाक काम में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कुछ बच्चे करते हैं ऐसा काम, जैसे मतलब घर की स्थिति ऐसी होती है कि वो लोग कर लेते हैं ऐसा काम, है ना। मतलब ऐसा नहीं करते, जैसे कह सकते हो वो मजदूरी वाला काम कर लेते हैं, या किसी का कोई सामान कहीं पर पहुंचा देते हैं। इस तरह के काम बच्चों को आपने अक्सर करते हुए देखा होगा। तो वो ऐसा काम कर सकते हैं, उनकी मजबूरी होती है वो काम करना, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? तो हम और आप तो बहुत ठीक है कि हम आराम से कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पूरी मेहनत से करना चाहिए काम को, जो भी कर रहे हैं। ये बात हमें तब समझ में आती है जब लास्ट स्टेज चल रही होती है कि अब हमें पढ़ना है, लास्ट अटेम्प्ट है, क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तब हमें ये बातें समझ में आती है, जब जगह जगह से हमें अजीब तरह के ताने मिलते हैं, वो आप सब जानते हो। समझ
समझ रहे हो। तो आर्टिकल नंबर 24 भी ये कहता है कि खतरनाक जगह बच्चों को काम नहीं करा सकते। तो आज हमने समझा 23 और 24 आर्टिकल को। मैंने आपको सारे आर्टिकल करा दिए, यहाँ तक 24 तक करा दिए हैं। अगला जो हम करेंगे वो 25 से 28 तक करेंगे। और यहाँ पर है धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता में 3 आर्टिकल दिए गए हैं, एक 25 दिया है, 26 दिया है, 27 और 28, यानी कि 4 यहाँ पर आर्टिकल हमें दिए हैं, 3 नहीं। यानी 25 से 28 तक क्या है भाई, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 4 आर्टिकल हमें कल पढ़ने हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर दबा दिया करो, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है क्लास को करने में, क्योंकि लिखना पड़ता है, डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके आपकी क्लास तैयार होती है। वीडियो कहीं ना कहीं शेयर कर दो, अच्छा लगेगा, हालांकि फिर वो आपकी मर्जी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।